क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपको कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान हैं, इस मत के प्रतिपादक कौन थे? राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के प्रतिपादक कौन थे? कर्नल जेम्स टोड, विलियम कुर्क, डॉक्टर डी आर भंडारकर या गौरीशंकर हीराचंद ओझा? आप कहेंगे सर राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, इस मत के जो प्रतिपादक हैं वह है आपके डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, कर्नल जेम्स टोड, विलियम कुक, ये तो सबके सब विदेशी हैं और इनका मानना भी है, आप पढ़ते भी हैं कि कर्नल जेम्स टोड और विलियम कुक जो हैं, इन दोनों ने चौहानों की जो उत्पत्ति है वो विदेशी जाति से मानी है, और वैसे ये है भी क्या, विदेशी। ठीक है, तो इनके संदर्भ में भी हम आगे चर्चा करेंगे स्पेशल। ठीक है, हाँ चलिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी इज करेक्ट आंसर, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने दूसरा। क्या पूछा जा रहा है? क्वेश्चन नंबर सेकंड है और आपसे पूछा जा रहा है प्रतिहारों की कौन सी शाखा सर्वाधिक पुरातन मानी जाती है? पुरातन का मतलब है प्राचीन। प्रतिहारों की ऐसी कौन सी शाखा है जो सर्वाधिक प्राचीन मानी जाती है? जालोर, मंडोर, मारवाड़ या फिर उज्जैन? देखिए यहां पर नाम दे रखा है प्रतिहार। आप सब जानते हैं कि जो प्रतिहार है हमारे राजस्थान में दो जगह आ पड़ते हैं। कहां कहां पर? एक तो हम पढ़ते हैं मंडोर में और एक आ पड़ते हैं भीनमाल में। हमारे राजस्थान में प्रतिहारों के दो ठिकाने हैं, एक मंडोर और दूसरा कौन सा है, भीनमाल। जालोर के अंदर तो आप सोनगरा चौहान पढ़ते हैं, यहां पर तो है नहीं। मारवाड़ है, यहां पर आप राठौड़ पढ़ते हैं, यहां पर राठौड़ है। जालोर में आपके सोनगरा चौहान है। ठीक है, तो बचा ऑप्शन हमारे हिसाब से एक, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, मंडोर, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे राजस्थान में गुज्जर प्रतिहारों की हम दो शाखा पढ़ते हैं, एक मंडोर और एक है आपके भीनमाल, जालोर, याद रखिएगा। ठीक है, तो यहां पर सबसे प्राचीन तो सिंपल सी बात है मंडोर। मंडोर से ही शुरू करते हैं, हरिश्चंद्र से ही तो शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लीजिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने तीसरा। क्या पूछा जा रहा है? देखिए क्वेश्चन नंबर है 3। पूछा जा रहा है आपसे गुज्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? बहुत अच्छा, बहुत शानदार सा क्वेश्चन है, बहुत सारे एग्जामों के अंदर ये क्वेश्चन आता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। गुज्जर प्रतिहार वंश के किस शासक ने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? देखिए गुज्जर प्रतिहारों की हम बात करते हैं तो 100 सबसे प्राचीन शाखा हो गई इनकी, कहां पर, याद रखिएगा, प्राचीन शाखा है मंडोर। ठीक है, गुज्जर प्रतिहार वंश का जो फाउंडर है, संस्थापक, वो है आपके राजा हरीश चंद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक गुज्जर प्रतिहारों की जो मंदिर निर्माण शैली है वो है आपके महामारू शैली। कौन सी है, याद रखिएगा, महामारू शैली। और यहां पर पूछ रहा है वे कौन से गुज्जर प्रतिहार शासक थे जिन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? सबसे शानदार, सबसे अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, नागभट्ट। नागभट्ट जिन्होंने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी, याद रखिएगा, कौन थे, नागभट्ट। ये मंडोर के शासक हैं। ठीक है, भीनमाल के वो नागभट्ट अलग हैं, ये कौन से हैं, मंडोर के शासक। क्लियर? चलिए आगे चलें, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, बढ़े ना, चलिए चलिए। अगला है निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार, निम्नलिखित में से किस विद्वान के अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है? अग्निकुंड से हुई है। डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, कवि चंद्र बरदाई या डॉक्टर दशरथ शर्मा? कि ऐसे कौन से विद्वान हैं जिनके अनुसार राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से हुई है? देखिए एक चीज हमने कल पढ़ी थी कि निम्न में से वे स्थान जहां से अग्निकुंड के साक्ष्य मिलते हैं या अग्निकुंड का उल्लेख, साक्ष्य, तो आप कहेंगे सर अग्निकुंड या हवन कुंड या अग्नि वेदिकाएं, वो भी 7 और इनके साक्ष्य मिले थे कालीबंगा से। एक क्वेश्चन तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कि अग्निकुंड के साक्ष्य या अवशेष हमें कहां से मिले थे, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, कहां से मिले थे, कालीबंगा से। यहां क्वेश्चन ये है कि अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई है, ये मत बताने वाले कौन थे, तो आप कहेंगे कवि चंद्र बरदाई। कवि जो चंद्र बरदाई है, इनकी एक पुस्तक है जिनका नाम है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो में यह कहा गया है कि गुरु थे जिनका नाम था गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ द्वारा ही आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया था, उसी का नाम था आपके अग्निकुंड यज्ञ। और इसी अग्निकुंड यज्ञ से 4 वीर राजपूतों की उत्पत्ति हुई थी। कौन कौन से, तो प्रतिहार, परमार,
चालुक्य और याद रखिएगा चौहान। अच्छा, इनमें एक और खास बात है, ये भी याद रखिए, ये कर्म से हैं। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि अग्निकुंड से उत्पन्न राजपूत जो वंश है ये आपके निम्न में से इनका सही कर्म है। तो याद रखिएगा प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। ये बताने वाले कौन है? कवि चंद बरदई, और इनकी रचना है कौन सी? पृथ्वीराज रासो। एक चीज और याद रखिए, ये जो कवि चंद बरदई है ना, इनका जो वास्तविक नाम है, याद रखिएगा, इनका वास्तविक नाम है पृथ्वी भट्ट। ये एक और अच्छा सा फैक्ट है, याद रखिएगा, इनका वास्तविक नाम क्या है? पृथ्वी भट्ट। और ये जो पृथ्वीराज रासो है, इसको पूर्ण किसने किया था? तो याद रखिएगा चंद बरदाई के पुत्र जिसका नाम है जलहण। जलहण ने इसको क्या किया था? पूर्ण। क्लियर? उतारिए, उतारिए। ठीक है, चलें आगे। तो ये जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, कौन सा रासो राजपूतों की उत्पत्ति को अग्निकुंड से संबंधित करता है? यानी कि ऐसा कौन सा रासो है जिसका संबंध अग्निकुंड यज्ञ से है? एक बार फिर देखिए, अग्निकुंड का उल्लेख कालीबंगा। अग्निकुंड यज्ञ से 4 वीर जो निकले वो कौन कौन से थे? आप कहेंगे, याद कर लीजिएगा, एक तो गुर्जर प्रतिहार, उसके बाद में परमार, उसके बाद में चालुक्य, और उसके बाद में है आपके कौन? याद रखिएगा चौहान। प्रतिहार, परमार, चालुक्य और चौहान। और ये सारी सारी जो जानकारी हमें मिलती है कि गुरु वशिष्ठ द्वारा आबू पर्वत पर, कहाँ पर? आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया गया था, और उसी यज्ञ का क्या नाम था? अग्निकुंड यज्ञ। ये सारी सारी जो बात है वो हमें मिलती है किसमें? पृथ्वीराज रासो में। और पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा चंद बरदाई। चंद बरदाई, जिनका वास्तविक नाम है पृथ्वी भट्ट। पृथ्वी भट्ट, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और इसके अंदर हमीर रासो की हम बात करते हैं तो आप सब जानते हैं कि हमीर रासो 2 ग्रंथ हैं, एक तो है जोधराज का और एक है सारंगधर का, ठीक है। बिसल देव जो रासो है, इनके जो लेखक हैं वो है आपके नरपति नाले। याद रखिएगा कौन है? नरपति नाले। खुमान रासो के जो लेखक हैं वो है आपके दलपत विजय। चारों चारों रासो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। खुमान रासो, दलपत विजय, बिसलदेव रासो, नरपति नाहले, हमीर रासो याद रखिएगा जोधराज और सारंगधर, और पृथ्वीराज रासो है, इनके जो लेखक हैं वह है चंदवरदाई, ठीक है। यहां पर जो ऑप्शन है वो ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा पृथ्वीराज रासो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6, ये लीजिए। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है आपसे, आभानेरी तथा राजौरगढ़ के कलात्मक वैभव किस काल के हैं? देखिए, सबसे पहली बात तो आभानेरी किस जिले में है? याद रखिएगा आभानेरी है दौसा में। आभानेरी से संबंधित 2 बातें आप जानते हैं कि एक तो यहां पर प्रसिद्ध चांद बावड़ी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है? प्रसिद्ध चांद बावड़ी। अच्छा, इसके अलावा यहां पर क्या है? आप कहेंगे इसी चांद बावड़ी के किनारे आभानेरी के अंदर हर्षद माता का मंदिर है। किसका है? हर्षद माता का मंदिर। ये जो हर्षद माता का मंदिर है, ये जो चांद बावड़ी है, ये जो आभानेरी के अंदर कलात्मक वैभव है, ये किस कालीन है? तो आप कहेंगे सर ये सब प्रतिहार कालीन है, गुर्जर प्रतिहार। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, ठीक है। तो ये जरूर याद रखिएगा, आभानेरी कहां पर है? दौसा में। यहां पर प्रसिद्ध चांद बावड़ी है, हर्षद माता का क्या है? मंदिर है, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे।
क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा। देखिए क्या कह रहे हैं, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आदि वराह की उपाधि धारण करने वाला। देखिए प्रतिहारों में दो उपाधियां हैं, एक तो है आदि वराह की, एक है आपके जयवराह की। एक है आदि वराह की, एक है जयवराह की उपाधि। जयवराह की जो उपाधि है ये तो है आपके किसको, तो याद रखिएगा वत्सराज को। आप कहेंगे सर वत्सराज को और भी उपाधि है, बिल्कुल वत्सराज को ही उपाधि है आपके रतन हस्तीन की, या रण हस्तीन जिसे आप बोलते हैं, ये भी उपाधि किसे है, वत्सराज को। लेकिन आदिवराह की जो उपाधि है वो है आपके, याद रखिएगा किसको, मिहर भोज। मिहर जो भोज हैं इनके बारे में एक चीज और याद रखिएगा कि मिहर भोज का जो काल है वो याद रखिएगा गुज्जर प्रतिहारों का स्वर्ण काल है। गुज्जर प्रतिहारों का क्या है, स्वर्ण काल। गुज्जर प्रतिहारों का क्या कहलाता है, स्वर्ण काल। और ये जो मिहर भोज है इनकी एक बात और याद रखिए, ये आपके प्रतिहारों का पितृहंता है। प्रतिहारों का पितृहंता, जिन्होंने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी, याद रखिएगा पितृहंता। कौन, मिहर भोज। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मिहर भोज प्रतिहारों का पितृहंता है, गुज्जर प्रतिहारों का स्वर्ण काल है, और उपाधि है कौन सी, याद रखिएगा आदिवराह की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि जयवरा और रतन हस्तीन की जो उपाधि है वो किस गुज्जर प्रतिहार को है, वत्सराज को, याद रखिएगा। दोनों ही भीनमाल के हैं, दोनों ही क्या है, भीनमाल के। ठीक है, आगे चलें। चलिए ठीक है, ये जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 8। ये थोड़ा अलग सा, थोड़ा गहराई का क्वेश्चन है, बताइए इसका आंसर क्या होगा। हाँ, पूछ रहा है आपको निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुज्जर प्रतिहार के वंश के मिहर भोज द्वारा रचित नहीं है। ऐसी कौन सी पुस्तक है जो मिहर भोज द्वारा रचित नहीं है, बताइएगा। देखिए मिहर भोज के बारे में एक तो हम अभी चर्चा कर ही ली थी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आदिवरा की। इसके अलावा मिहर भोज को उपाधि है प्रभाष की, याद रखिएगा किसकी है, प्रभाष की भी इनको उपाधि है। ठीक है, और प्रतिहारों के तो क्या है आपके, पितृहंता, और इनका काल ही क्या कहलाता है, प्रतिहारों का स्वर्ण काल। ये भी याद रखिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। और एक चीज और, मिहर भोज के समय एक अरब यात्री आया था जिसका नाम था सुलेमान। इसी सुलेमान ने मिहर भोज को इस्लाम का सबसे बड़ा शत्रु बताया था, यह भी याद रखिएगा, कौन सा, सुलेमान। ठीक है, पूछ रहा है इनमें से कौन सी रचना मिहर भोज की नहीं है, तो याद रखिएगा धर्म संग्रह, ऑप्शन नंबर डी। और यह जरूर याद रखिएगा सुलेमान किस गुज्जर प्रतिहार शासक के समय आया था, तो याद रखिएगा मिहर भोज, सुलेमान, याद रखिएगा। ठीक है, चलो आगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन को पढ़िए आराम से और फिर बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट बताइए। चलिए फटाफट जवाब दीजिए। हाँ कंप्लीट करवाएंगे, चिंता ही मत। कल हमारा चैप्टर भी तो हुआ था, कौन सा, प्राचीन सभ्यता। अब देखिए, कन्नौज पर अधिकार हेतु चले त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश के शासकों ने भाग लिया था। त्रिपक्षीय संघर्ष, त्रिदलीय संघर्ष, या त्रिकोणीय मुकाबला जिसे आप बोलते हैं, वही है ये त्रिपक्षीय संघर्ष। देखिए ये जो त्रिपक्षीय संघर्ष है, ये त्रिपक्षीय संघर्ष कारण क्या है, तो कारण था, याद रखिएगा, कन्नौज पर अधिकार करना। किस पर अधिकार करना, त्रिपक्षीय संघर्ष की वजह क्या थी, वजह है कन्नौज पर अधिकार करना। इस कन्नौज पर अधिकार करना चाहते कौन है, तो 3 वंश। कौन कौन, एक तो दक्षिण भारत का है जिसका नाम है राष्ट्रकूट वंश, ये भी चाहता है किस पर अधिकार करना, कन्नौज पर। एक है आपके
बंगाल का पाल वंश ये भी अधिकार करना चाहता है कन्नौज पर, और एक है आपके गुर्जर प्रतिहार जो भी चाहते हैं किस पर, कन्नौज पर अधिकार करना। क्वेश्चन ये है कि कन्नौज पर अधिकार करने हेतु त्रिपक्षीय युद्ध में राजपूताना के किस वंश ने भाग लिया? तो ये तो है दक्षिण भारत का, ये है आपके पूर्वी भारत का, और हमारे राजपूताने का कौन सा वंश है? तो आप कहेंगे गुर्जर प्रतिहार। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आइए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है, आपको पूछा जा रहा है कि सूची ए से सूची 2 को सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए सही उत्तर का चयन कीजिएगा। सूची 1 के अंदर शासक हैं और सूची 2 के अंदर राजवंश है, मिलान करना है। सबसे पहला नाम है विग्रहराज चतुर्थ, विग्रहराज चतुर्थ जिनका दूसरा नाम है बिसलदेव, विग्रहराज चतुर्थ या बिसलदेव, और इनका संबंध जो है वो आप सब जानते हैं, बताने की आवश्यकता ही नहीं है। आप कहेंगे सर चौहान, क्योंकि अजमेर के चौहानों का जो गोल्डन पीरियड है, जो स्वर्ण काल है, जो कलम आपके कटार का जो काल है, वो यही है विग्रहराज चतुर्थ बिसलदेव। ठीक है, हरीशचंद्र की बात करते हैं तो हरीशचंद्र तो प्रतिहारों का याद रखिएगा फाउंडर, संस्थापक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बप्पा रावल तो बताने की आवश्यकता नहीं है कि सर बप्पा रावल जो है वो आपके मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक है, यानी गुहिल वंश से संबंधित है। और फिर है जयचंद, और इनके नाम ही से है जयचंद गेहड़वाल, यानी कि ये है गेहड़वाल वंश से संबंधित। तो ऐसे भी कई बार क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, तो इसमें से एक चीज जरूर याद रखिए, हरीशचंद्र जो है ये प्रतिहारों के संस्थापक हैं, ये क्या है, प्रतिहारों के इस संस्थापक। ठीक है, प्रतिहारों के क्या है, संस्थापक। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। बताइए, पूछा जा रहा है आपको किसके समय हैंगशुआंग राजस्थान आया था? किसके समय हैंगशुआंग राजस्थान आया था? राणा सांगा, राजा भारमल, हर्षवर्धन या राणा कुंभा? आप कहेंगे सर ये हैंगशुआंग वही है जो एक चीनी यात्री है, बिल्कुल चीनी यात्री। इनकी बुक कौन सी है? इनकी जो पुस्तक का नाम है वो है आपकी शी यूं की। पुस्तक कौन सी है? याद रखिएगा, सी यूं की, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो देखिए, हे से हैंगशुआंग और किसके समय आया? तो हे से हर्षवर्धन के समय, याद रखिएगा। हैंगशुआंग जो है वो हमारे राजस्थान में 2 स्थानों पर आए हैं, कौन कौन सा? एक तो है भीनमाल जालोर, और एक है आपके बेराट जयपुर। कहते हैं जब हैंगशुआंग यहां राजस्थान आए थे तो उस समय हमारे मंडोर के अंदर और भीनमाल में गुर्जर प्रतिहार थे, इसीलिए इसी हैंगशुआंग ने, आप सब जानते हैं कि पश्चिमी मरुस्थलीय जो प्रदेश है ना, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश को क्या नाम दिया था? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, गुजरातरा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हाँ क्लियर है? तो याद रखिएगा, हैंगशुआंग चीनी यात्री, हर्षवर्धन के समय इनकी बुक का नाम है शियूं की। ये 2 जगह आ रखे हैं, भीनमाल और याद रखिएगा बेराट, और इन्होंने मरुस्थलीय प्रदेश को नाम दिया था गुजरातरा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर? तो ऑप्शन नंबर है सी इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़े। चलिए आगे बढ़ूं। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 12। बहुत अच्छा, बड़ा शानदार सा क्वेश्चन। बताइए इसका आंसर क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, निम्न में से किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार राजवंश की सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है? यानी ऐसे कौन से विदेशी यात्री हैं जिन्होंने गुर्जर प्रतिहारों के राजवंश के सैन्य शक्ति और समृद्धि का उल्लेख किया है? अलबरूनी, अब्दुल रजाक,
मोर को पोलो या सुलेमान। एक चीज आप जानते हैं कि सर इनमें से गुज्जर प्रतिहारों के अंदर जिस बंदे को हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पढ़ते हैं वो है आपके सुलेमान। ये जो सुलेमान है ये याद रखिएगा मिहर भोज के समय आया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, किसके समय? मिहर भोज के समय आया था। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा सुलेमान। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। क्या पूछा जा रहा है? पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है? निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है, बताइएगा। ठीक है, हाँ बताइए फटाफट। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल करते हैं, अभी कुछ ऐसे करते हैं। निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुज्जर कहा गया है, बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नीलगुड, देवली, राधनपुर या कराड़। तो आप कहेंगे सर ये चारों ही वो अभिलेख हैं जिसके अंदर प्रतिहारों को क्या कहा गया है? गुज्जर। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, नीलगुड, देवली, कराड़ या राधनपुर, तो चारों ही है राइट। चारों ही वो अभिलेख हैं जिनके अंदर प्रतिहारों को क्या बताया गया है? याद रखिएगा गुज्जर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है आपके, वो है प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फैक्ट ध्यान रखिए। देखिए, एक तो पूछा जाता है प्रतिहारों का संस्थापक कौन? प्रतिहारों का संस्थापक कौन? तो याद रखिएगा हरीशचंद्र। एक तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखिए। दूसरा है प्रतिहार वंश का अंतिम शासक कौन? प्रतिहार वंश का फाउंडर है हरीशचंद्र, और अंतिम शासक कौन? तो याद रखिएगा यशपाल। यशपाल। एक क्वेश्चन, प्रतिहारों का स्वर्ण काल किसका काल है? तो प्रतिहारों का जो स्वर्ण काल है वो काल है मिहर भोज का। क्या है? याद रखिएगा मिहर भोज का। प्रतिहारों का पितृहंता कौन है? तो याद रखिएगा मिहर भोज। कौन है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मिहर भोज। तो पितृहंता है मिहर भोज, स्वर्ण काल भी है मिहर भोज, अंतिम शासक है यशपाल और संस्थापक है हरीशचंद्र। यहां पर ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। ये 4 पॉइंट याद कर लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ते हैं। चलो आगे, याद कर लीजिए फटाफट। चलिए चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। देखिए क्या कह रहा है। पूछा जा रहा है प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा अधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की थी वे था। प्रथम प्रतिहार शासक जिसने परम भट्टारक महाराजा अधिराज परमेश्वर की उपाधि धारण की वे कौन थे? वत्सराज। वत्सराज के बारे में याद रखिएगा, एक तो इनको उपाधि है रतन हस्तीन की। कौन है? रतन हस्तीन की तो उपाधि है। इनको जेवराह की भी क्या है? उपाधि है। और ये वही व्यक्ति हैं जिनके समय शुरू हुआ था त्रिपक्षीय संघर्ष। ठीक है, ये बात वत्सराज की है। मेहर भोज की, तो मेहर भोज की तो बहुत सारी बातें हम करके आए हैं। मेहर भोज आदिवराह की उपाधि है इनको। इसके अलावा प्रभास भी कहा जाता है। प्रतिहारों का गोल्डन पीरियड है, प्रतिहारों का पितृहंता है, सुलेमान आया था इनके समय। ठीक है, और इसका जो राइट आंसर है वो है आपके नागभट्ट सेकंड। याद रखिएगा, याद रखिएगा। एक तो मंडोर का शासक है नागभट्ट, और मंडोर का जो नागभट्ट है इसने अपनी राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी। मंडोर से कहां ले गया था? याद रखिएगा मेड़ता। मंडोर से कहां ले गया था? मेड़ता। और नागभट्ट सेकंड जिसे परम भट्टारक महाराजा अधिराज परमेश्वर की उपाधि है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। तो इनका याद रखिएगा, वत्सराज की कौन सी बात है, मेहर भोज की कौन सी बात है, और नागभट्ट सेकंड की। ठीक है, हाँ
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर है 16। क्या कह रहा है देखिए, निम्न में से कौन सा शासक घोड़ में भोज प्रथम का समकालीन हुआ करता था। बंगाल की बात हो रही है, बंगाल में, अच्छा भोज देखिए, जब इधर प्रतिहार थे तब बंगाल में पाल हुआ करते थे। कौन सा वंश था? पाल वंश। देखिए दक्षिण भारत के अंदर वंश था राष्ट्रकूट, उत्तर भारत के अंदर हुआ करता था गुर्जर प्रतिहार, और पूर्वी भारत के अंदर हुआ करता था पाल। पूछ रहा है भोज प्रथम का समकालीन कौन था, काकुका, देवपाल, त्रिलोचनपाल या रामभद्र। तो याद रखिए इसका राइट आंसर है देवपाल। कौन थे? देवपाल। ठीक है, त्रिलोचनपाल तो स्वयं गुर्जर प्रतिहार के शासक थे, रामभद्र स्वयं गुर्जर प्रतिहारों के शासक हुआ करते थे। रामभद्र ही तो है आपके मिहर भोज के पिताजी। तो इसका जो राइट आंसर है वह है आपके ऑप्शन नंबर बी, देवपाल, धर्मपाल, यही तो थे हाँ बंगाल के। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है आपके सामने 17। क्या कह रहा है, राजस्थान का कौन सा पूर्व राजवंश शैव परंपरा का निर्वहन करता है। मतलब ऐसा कौन सा राजवंश है जो आपके शैव परंपरा को मानने वाला था, बताइएगा। हाँ, शैव परंपरा को तो आप सब जानते हैं कि बप्पा रावल के गुरु हरित ऋषि, शैव परंपरा। कौन सा वंश? आप कहेंगे गुहिल वंश। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। कौन सा वंश? याद रखिएगा, गुहिल वंश जो है वो किसका निर्वहन करता है? शैव परंपरा का, शैव संप्रदाय। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है, गुहिल वंश का पहला शासक कौन था। गुहिल वंश का पहला शासक कौन था? देखिए एक तो ये याद रखिए कि गुहिल वंश जो है वो राजस्थान की कौन सी रियासत में है, तो याद रखिएगा मेवाड़। ठीक है, दूसरी बात, किसको फॉलो करने वाला वंश है ये, तो याद रखिएगा शैव संप्रदाय। अगली बात, गुहिल वंश के संस्थापक कौन, तो आप कहेंगे गुहिलादित्य। कौन है? गुहिलादित्य। तो जो संस्थापक है वही पहला शासक है, लेकिन वास्तविक संस्थापक की जब आप बात करते हैं तो नाम आता है बप्पा रावल। वास्तविक संस्थापक कौन है? याद रखिएगा बप्पा रावल। तो यहां पर गुहिल वंश का जो पहला शासक है वैसे गुहिलादित्य है, लेकिन ऑप्शन में नहीं है गुहिलादित्य, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? बप्पा रावल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। और बप्पा रावल जिन्हें कहा जाता है चकवे, जिन्हें क्या कहा जाता है? याद रखिएगा चकवे, जिन्हें कहा जाता है राजगुरु, जिन्हें कहा जाता है हिंदू सूरज। ये है आपके कौन? बप्पा रावल। बप्पा रावल जिन्होंने 115 ग्रेन के सिक्के चलाए थे मेवाड़ में सर्वप्रथम। मेवाड़ में सर्वप्रथम सोने के सिक्के चलाने वाले कौन है? बप्पा रावल। बप्पा रावल के गुरु का नाम क्या है, तो याद रखिएगा हारित ऋषि। गुरु का नाम क्या है? हारित ऋषि। बप्पा रावल ने किसे पराजित किया था, तो याद रखिएगा 734 ईस्वी के अंदर मान मौर्य को पराजित करते हुए इन्होंने पुण्य चित्तौड़ पर अधिकार किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बप्पा रावल ने अपनी राजधानी किसे बनाया था, तो याद रखिएगा नागदा। किसे बनाया था? नागदा। नागदा के अंदर बना है सास बहू का मंदिर। क्या बना है? सास बहू का मंदिर। आप कहेंगे सर नागदा कहां पर है, तो याद रखिएगा नागदा है उदयपुर में। नागदा कहां पर है? उदयपुर में। इसी बप्पा रावल ने उदयपुर के अंदर ही एक स्थान है कैलाशपुरी, और यहीं पर इन्होंने एक मंदिर बनाया था। कौन सा? याद रखिएगा एकलिंग जी का। एकलिंग जी का क्या बनाया था? मंदिर। और इसी मंदिर के चारों ओर परकोटा बनाया था, याद रखिएगा मोकल ने, मेवाड़ के महाराणा मोकल ने। बप्पा रावल के नाम से ही पाकिस्तान का एक शहर जिसका नाम है रावलपिंडी पड़ा। क्या पड़ा है? रावलपिंडी, क्योंकि यहां पर बप्पा रावल की 1 लाख सैनिक टुकड़ी रहा करती थी। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो बप्पा रावल से संबंधित ये फैक्ट आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। ठीक है, चलें आगे। चलिए फटाफट ये याद कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। क्या कह रहा है देखिए, जेत्र सिंह था, सीधा डायरेक्ट ही पूछा है, जेत्र सिंह था जालोर का शासक, मेवाड़ का शासक, रणथंबोर का शासक या बूंदी का शासक। देखिए प्रसिद्ध जो जेत्र सिंह है, प्रसिद्ध बहुत इंपॉर्टेंट एक युद्ध हुआ इनके समय। कौन सा? जेत्र सिंह के समय एक युद्ध हुआ है भूताला का युद्ध। कौन सा है? याद रखिएगा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भूताला का युद्ध। ठीक है, ये जो भूताला का युद्ध है किन किन के मध्य हुआ था, तो याद रखिएगा एक तरफ तो थे आपके
जेतर सिंह और सामने थे, याद रखिएगा, दिल्ली के इल्तुतमिश। कौन है? इल्तुतमिश। आपने सुना होगा कि भुत्ताला का ये वही युद्ध है जिसके अंदर इल्तुतमिश की एक मूंछ और इनकी पत्नी की चोटी काट दी गई थी। ये वही है भुत्ताला का युद्ध, ठीक है, जो किसके समय? जेतर सिंह के समय लड़ा गया था, ठीक है, इल्तुतमिश को पराजित किया था। और ये कौन है? मेवाड़ के शासक। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। इसीलिए जेतर सिंह का जो टाइमिंग है, याद रखिएगा, मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल कहलाता है। मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल। और ये बात कहने वाले कौन थे? मध्यकालीन मेवाड़ का स्वर्ण काल। और ये बात किसने कही थी? तो याद रखिएगा, डॉक्टर दशरथ शर्मा। डॉक्टर दशरथ शर्मा। और डॉक्टर दशरथ शर्मा ने चौहानों से संबंधित भी एक पुस्तक लिखी थी, आपको पता हो तो। पता है ना आपको? द अर्ली चौहान डायनेस्टीज, वो भी डॉक्टर दशरथ शर्मा की। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, मेवाड़ का शासक, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 20। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? सारंगपुर का युद्ध कब लड़ा गया? 1437, 1443, 1517 या 1428? आप कहेंगे सर सारंगपुर का जो युद्ध है ये 1437 के अंदर लड़ा गया था। किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो आप कहेंगे सारंगपुर का जो युद्ध है ये लड़ा गया था कुंभा वर्सेज महमूद खिलजी फर्स्ट। आप कहेंगे सर क्यों लड़ा गया था? क्योंकि महमूद खिलजी फर्स्ट ने कुंभा के जो पिता है मोकल, उनके जो हत्यारे हैं चाचा मेरा और महपा पंवार, उनको शरण दे रखी थी। इसीलिए कुंभा ने महमूद खिलजी पर अटैक किया। और कौन सा युद्ध? सारंगपुर का युद्ध। क्योंकि कुंभा जब मेवाड़ के महाराणा बनते हैं तो इनके दो उद्देश्य होते हैं, एक तो अपने पिता के हत्यारों से बदला लेना और दूसरा मेवाड़ के अंदर जो राठौड़ों का प्रभाव बढ़ रहा है इसको समाप्त करना। तो सारंगपुर के युद्ध के अंदर कुंभा विजय होते हैं और अपने पिता के जो हत्यारे हैं उनसे बदला लेते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है, सारंगपुर के युद्ध को कहा जाता है कुंभा का मालवा विजय। और इसी मालवा विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चित्तौड़ के किले में बनाया था विक्ट्री टावर, जिसे आप बोलते हैं विजय स्तंभ, कीर्ति स्तंभ, जय स्तंभ, विष्णु ध्वज और गरुड़ ध्वज, ठीक है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए इज करेक्ट आंसर। सारंगपुर कहां पर है? तो आप कहेंगे एमपी में, मध्य प्रदेश, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, महमूद खिलजी फर्स्ट। हाँ, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 21। देखिए क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है 1303 में चित्तौड़ विजय के बाद अलाउद्दीन ने चित्तौड़ का नया खाली जगह क्या नाम रखा था? ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, चित्तौड़ विजय की अलाउद्दीन खिलजी ने। देखिए एके, बहुत इंपॉर्टेंट, देखिए एके ने 3 नाम बदले थे, 1303, 1308 और 1311। 1303 के अंदर तो एके ने जीता था चित्तौड़ और चित्तौड़ का नाम बदलकर कर दिया था, याद रखिएगा, खिजराबाद। क्या कर दिया था? खिजराबाद। 1308 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जीता शिवाना, नाम कर दिया था खेराबाद। क्या कर दिया था? खेराबाद। 1311 के अंदर अलाउद्दीन खिलजी ने जीता था जालोर और नाम बदलकर कर दिया था जलालाबाद। क्या नाम कर दिया था? जलालाबाद, याद रखिएगा, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी, 1303 चित्तौड़, नाम खिजराबाद, 1308 शिवाना, नाम खेराबाद, 1311 जालोर और नाम है जलालाबाद, याद रखिएगा, ठीक है। यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके डी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। मोमिनाबाद जो नाम है ये तो आमेर का नाम किया गया था। किसका? आमेर का नाम। और करने वाले कौन थे? बहादुर शाह फर्स्ट, याद रखिएगा, ठीक है, बहादुर शाह फर्स्ट। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22, सबसे इंपॉर्टेंट। देखिए क्या पूछा जा रहा है, पूछा जा रहा है विषम घाटी पंचानन की संज्ञा मेवाड़ के किस शासक को दी गई है? किस शासक को दी गई है विषम घाटी पंचानन, यानी विपरीत कंडीशन में शेर के समान? कौन है? राणा हमीर, राणा लाखा, राणा कुंभा या राणा उदय सिंह? आप कहेंगे विषम घाटी पंचानन जिस व्यक्ति को कहा गया है, जिस शासक को कहा गया है वो है राणा हमीर। क्योंकि 1303 के अंदर चित्तौड़ पर अधिकार हुआ था अलाउद्दीन खिलजी का, उसके बाद में वहां पर अधिकार किया था अलाउद्दीन खिलजी के पुत्र खिजर खान ने। खिजर खान यही चित्तौड़ का किला सौंप के गया था मालदेव सोनगरा को। यानी कि 1303 से लेकर 1326 तक चित्तौड़ पर अधिकार रहा था अलाउद्दीन खिलजी, उसका पुत्र खिजर खां और मालदेव सोनगरा का। लेकिन 1326 के अंदर मालदेव सोनगरा के पुत्रों को पराजित करके एक बार फिर चित्तौड़ के अंदर मेवाड़ियों को स्थापित करने का कार्य किया था राणा हमीर ने। इसीलिए इन्हें कहा जाता है विषम घाटी पंचानन और मेवाड़ का उद्धारक। मेवाड़ का उद्धारक, मेवाड़ का मूलते उद्धारक कहा जाता है भामाशाह को, जिसने महाराणा प्रताप का सहयोग किया था, याद रखिएगा। तो यहां पर ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? राणा हमीर। और विशेष क्वेश्चन यह है कि राणा हमीर को विषम घाटी पंचानन कहा गया है, निम्न में से इसका उल्लेख कहां है? तो याद रखिएगा इसका जो उल्लेख मिलता है वो है आपके कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति में। कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति,
याद रखिएगा, ठीक है, ये और इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। पूछा जा रहा है किस मेवाड़ शासक के समय जांवर की खान, और वो भी झांवर यानी कि स्थान है उदयपुर में, और वहां पर किसकी खान, चांदी की खान प्राप्त हुई थी। महाराणा लाखा है, राणा हमीर है, महाराणा मोकल है या राणा छेत्र सिंह। देखिएगा मेवाड़ की चार बातें, एक तो झांवर की खान मिलना जो कि आपके चांदी की, एक पिछोला झील का निर्माण, ये जिस महाराणा के समय हुए थे, दो कार्य याद रखिएगा, जांवर की खान मिली और पिछोला झील का निर्माण हुआ, यह है राणा लाखा। राणा लाखा का ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि इनका संबंध जिस नकली दुर्ग से है वो कौन सा है, याद रखिएगा तारागढ़ जो किला है बूंदीवाड़ा वो। ऐसा कहते हैं मेवाड़ के जो महाराणा है राणा लाखा, उन्होंने प्रतिज्ञा ले ली थी कि जब तक बूंदी का तारागढ़ किला नहीं जीतेंगे तब तक अलजन कुछ ग्रहण नहीं करेंगे। इसीलिए कहते हैं कि एक नकली दुर्ग बनाया गया था और फिर वहां पर फतेह की थी किसने, राणा लाखा ने, और उसी नकली दुर्ग के अंदर मारा गया था कुंभाहाड़ा। तो वो भी घटना इन्हीं से ही जुड़ी हुई है। महाराणा लाखा याद रखिएगा, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा एक और फैक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनके दरबारियों का क्या नाम है, राणा लाखा के दरबारी का क्या नाम है, तो आप कहेंगे नाम है धनेश्वर भट्ट, सुना होगा। हाँ, और बुढ़ापे में विवाह तो वही था, वो तो है ही। अगला क्वेश्चन देखिए, ये और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया आपके सामने। क्वेश्चन है उस वक्तित्व का नाम बताइए जो कि अभिनव भट्टाचार्य के नाम से भी जाने जाते हैं। ऐसे कौन से शासक हैं जो आपके अभिनव भट्टाचार्य के नाम से जाने जाते हैं। नागभट्ट फर्स्ट है, महाराजा जसवंत सिंह सेकंड, महाराणा प्रताप या महाराणा कुंभा। आप कहेंगे कि मेवाड़ यानी कि राजस्थान के इतिहास में सर्वाधिक उपाधियों से जिसे नवाजा गया है वो है महाराणा कुंभा, और इनको कुल 108 उपाधि है। कितनी है, कुल 108 उपाधि है, और इसका उल्लेख जहां मिलता है वो है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति। महाराणा कुंभा की 3 उपाधियां बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी, एक तो याद रखिएगा कि ये संगीतज्ञ हैं, संगीतज्ञ हैं, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया है, याद रखिएगा अभिनव भट्टाचार्य, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एक याद रखिएगा कि महाराणा कुंभा को कहा जाता है हाल गुरु, यानी पहाड़ी किलों का विजेता होने के कारण क्या कहा गया है, हाल गुरु। एक याद रखिएगा स्थापत्य कला का जनक होने के कारण इन्हें कहा गया है शेल गुरु। और एक चीज और याद रखिए कि इन्हें कहा जाता है राणे राय, साहित्य का जानकार होने के कारण, ठीक है, क्लियर। तो ऑप्शन नंबर है आपके सी इज करेक्ट आंसर, महाराणा कुंभा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25। पूछा जा रहा है 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी, कुंभा की हत्या किसने की थी। देखिए महाराणा जो कुंभा है इनका जो टाइमिंग रहा है वो रहा है 1433 से लेकर 68, ठीक है। कुंभा के 2 पुत्र हैं, उनमें से एक का नाम है उदा। कहते हैं कि इसी उदा ने कुंभलगढ़ किले के अंदर किसकी हत्या कर दी थी, कुंभा की। इसीलिए उदा को कहा जाता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मेवाड़ का पितृहंता। क्या बोलते हैं, मेवाड़ का पितृहंता। इसीलिए ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कुंभा की हत्या करने वाला उसका पुत्र कौन था, याद रखिएगा उदा। उदा या इसी का नाम है उदयकरण, ठीक है। हाँ। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन है मालवा के किस सुल्तान को राणा कुंभा ने कई बार पराजित किया है। मालवा के ऐसे कौन से शासक हैं जिसको कुंभा ने कई बार पराजित किया है। महमूद खिलजी है, दिलावर खान है, होसंग शाह है या बहादुर शाह। इसका राइट आंसर है आपके महमूद खिलजी फर्स्ट। 2 चीजें याद रखिएगा, कौन कौन सी, एक तो देखिए महमूद खिलजी को पराजित किया था इन्होंने सारंगपुर के युद्ध में जो 1437 के अंदर लड़ा गया था। एक इसी महमूद खिलजी फर्स्ट को राणा कुंभा ने पराजित किया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, बदनौर के युद्ध में। कौन से युद्ध में, बदनौर के युद्ध में। सारंगपुर का युद्ध तो जीता था कुंभा ने और निर्माण करवाया था विक्ट्री टावर यानी कि विजय स्तंभ का, और बदनौर का युद्ध जीतकर कुंभा ने, बदनौर स्थान है भीलवाड़ा में, यहां पर बनाया था कुशाल माता का मंदिर। इंपॉर्टेंट, कुशाल माता का मंदिर कुंभा ने कहां पर बनाया था, बदनौर में, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 27। पूछा जा रहा है कि कुंभा का गुजरात के साथ संघर्ष का प्रारंभिक कारण क्या रहा। कुंभा का गुजरात के साथ प्रारंभिक क्या रहा, ईडर की समस्या थी, नहीं। चूड़ा को शरण, ऐसा कुछ नहीं था। गुजरात द्वारा बूंदी के साथ संधि, नहीं। नागौर विवाद था,
कौन सा विवाद था? नागौर विवाद। जैसे कुंभा ने महमूद खिलजी फर्स्ट पर ही अटैक क्यों किया? तो आप कहेंगे क्योंकि कुंभा के जो पिता है मोकल, उनके जो हत्यारे थे चाचा मेरा और महपा पवार, उनको शरण दे रखी थी महमूद खिलजी फर्स्ट ने, याद रखिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 28। ये सबसे शानदार क्वेश्चन आता है भाई इस प्रकार। कुंभा से उनकी रचनाओं से संबंधित क्वेश्चन आना ही आना होता है एग्जाम में। क्या पूछ रहा है? महाराणा कुंभा द्वारा लिखित कौन सी कृतियां नीचे दी गई है कूट का उपयोग करते हुए? सही बताइए कि इनमें ऐसी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो आपके कुंभा की है। बताइए ऐसी कौन कौन सी रचनाएं हैं जो आपके कुंभा की है। सुधा प्रबंध, चंडी शतक, राजवल्लभ या वास्तु मंजरी। देखिए कुंभा की बात करते हैं तो कुंभा की जो जो रचनाएं हैं कौन कौन सी याद कर लीजिए साथ साथ में। देखिए एक तो है सूड प्रबंध, एक है आपके चंडी शतक, यही रहा, एक है आपके संगीत राज जिसमें 5 भाग हैं, एक है संगीत मीमांसा, संगीत मीमांसा, एक है आपके कामराज रतिशार, कामराज रतिशार। ये सबसे इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं। सुधा प्रबंध भी इनकी है, चंडी शतक भी इनकी है, याद रखिए। ये दोनों दोनों किसकी है? कुंभा की। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कहेंगे राजवल्लभ किसकी है? तो राजवल्लभ है मंडन की। मंडन की राजवल्लभ भी है, और याद रखिएगा मंडन की देवमूर्ति प्रकरण भी मंडन की है। देवमूर्ति प्रकरण भी किसकी है? याद रखिएगा मंडन की। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो ए इज करेक्ट आंसर। ए और बी ये दोनों किसकी है? याद रखिएगा कुंभा की। चलिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 29। क्वेश्चन है खातोली युद्ध के विषय में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? खातोली के संबंध में कौन सा कथन असत्य है उसकी पहचान करिए। देखिए ये युद्ध सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ। आप कहेंगे बिल्कुल इसमें कोई दिक्कत नहीं है कि खातोली का जो युद्ध है ये आपके सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था 1517 में। ठीक है, दूसरा क्या है? खातोली मेवाड़ और मारवाड़ सीमा पर एक सामरिक महत्व है। खातोली मेवाड़ और मारवाड़ नहीं, ये कोई सामरिक महत्व नहीं है खातोली वाला। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, इस युद्ध में सांगा ने इब्राहिम लोदी के पुत्र को बंदी बना लिया था, बिल्कुल ठीक है, और महाराणा सांगा इस युद्ध में लंगड़े हो गए थे, बिल्कुल, एक हाथ और एक पैर कट गया था। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर बी है ये। अच्छा खातोली कहाँ है? फटाफट कमेंट करिए, खातोली कहाँ है भाई? खातोली, खातोली कहाँ है? खातोली, खानवा, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है 1572 ईस्वी में मेवाड़ का शासक कौन था? डायरेक्ट ही पूछ लिया कि 1572 में मेवाड़ के शासक कौन थे? उदय सिंह, प्रताप सिंह, अमर सिंह या संग्राम सिंह? बताइएगा 1572 के अंदर शासक कौन थे? 1572 के अंदर शासक कौन थे? 1572 के अंदर मेवाड़ के शासक हुआ करते थे कौन? याद रखिएगा उदय सिंह। कौन हुआ करते थे? उदय सिंह। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह यानी कि महाराणा प्रताप जो है इनके पिताजी हुआ करते थे 1572 के अंदर मेवाड़ के शासक। ऑप्शन नंबर ए लीजिए। ये एक और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आपके सामने, बताइएगा। पूछा जा रहा है महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप जिनका जन्म आपके 9 मई 1540 ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया, याद रखिएगा। ठीक है, कहां पर हुआ था? तो याद रखिएगा कुंभलगढ़ किले में। कुंभलगढ़ किले के अंदर बने बादल महल के जूनी छतरी नमक कमरे में। महाराणा प्रताप जिनके बचपन का नाम क्या था? याद रखिएगा किक्का। बचपन का नाम क्या था? याद रखिएगा किक्का। ठीक है, इनके जो गुरु थे, गुरु का नाम क्या है? फटाफट कमेंट कीजिए। और दरबारी जो पंडित थे उनका नाम है चक्करपाणी मिश्र, चक्करपाणी मिश्र। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इनके दरबारी पंडित
ज्योतिषी चक्रपाणि मिश्र। और इनके जो गुरु थे ना, उनका नाम क्या है, तो याद रखिएगा राघवेंद्र। इनके गुरु का नाम है राघवेंद्र। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हाँ, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 32। क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 32 है कि अकबर ने दिसंबर 1573 में प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था। बात है दिसंबर 1573 के अंदर प्रताप को समझाने के लिए किसे भेजा था, बताइएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिएगा, आप सब जानते होंगे कि 4 शिष्टमंडल भेजा गया था। 4 शिष्टमंडल भेजे गए थे ना अकबर द्वारा प्रताप के खिलाफ, जिसके अंदर सबसे पहले भेजा गया था जलाल खां कोरची को। जलाल खां कोरची को 1572 में। उसके बाद में मानसिंह कछावा को, उसके बाद में भगवंत दास को, और उसके बाद में टोडरमल को। और ये जो तीनों गए, ये कब गए थे, 1573 में। पूछा जा रहा है दिसंबर 1573 आखिरी में कौन गए थे, याद रखिएगा टोडरमल। टोडरमल जो कि अकबर का भू राजस्व अधिकारी हुआ करता था, वर्तमान के अंदर ये मान लीजिए कि अकबर का पटवारी था, ठीक है। हाँ, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो कौन सा है, याद रखिएगा टोडरमल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखिए नेक्स्ट, अगला अगला क्वेश्चन है आपके सामने। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। मेवाड़ के महाराणा प्रताप के विरुद्ध अंतिम मुगल आक्रमण, भगवंत दास, अब्दुल रहीम खान खाना, शाहबाज खां या जगन्नाथ। अंतिम बताइएगा, अंतिम कौन थे। हाँ, देखिए महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर द्वारा भेजा गया पहला जो शिष्टमंडल था उसका नाम है जलाल खां कोरची। सबसे पहले कौन आया था, याद रखिएगा जलाल खां कोरची, और यह आया था 1572 में। और जो अंत में आए थे उनका नाम भी जे से ही शुरू होता है, जगन्नाथ कछावा। और जगन्नाथ कछावा आए थे 1584 में। ये याद रखिएगा, दोनों ही, ये फर्स्ट है और ये अंतिम है। फर्स्ट जे से जलाल खां और अंतिम जे से जगन्नाथ कछावा, ठीक है, याद रखिएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर है आपके डी इज करेक्ट आंसर, जगन्नाथ कछावा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 34। क्या पूछा जा रहा है, प्रताप ने 1585 के अंदर अपनी नई राजधानी कहां स्थापित की थी। 1585 के अंदर महाराणा प्रताप द्वारा अपनी नई राजधानी कहां स्थापित की थी। तो आप सब जानते हैं कि महाराणा जो प्रताप हैं, महाराणा प्रताप ने चावंड पर अधिकार किया था कब, 1585। 1585 के अंदर राजधानी बनी थी और महाराणा प्रताप की मृत्यु हुई थी 1597 में। यानी कि चावंड जो राजधानी है वो महाराणा प्रताप की तो रही है कितने वर्षों तक, याद रखिएगा 12 वर्षों तक। यानी कि महाराणा प्रताप की 12 वर्षों तक राजधानी रहने वाली कौन सी, चावंड। चावंड कहां पर है, याद रखिएगा उदयपुर। और एक चीज और भी आप जानते हैं कि महाराणा प्रताप ने जब चावंड को अपनी राजधानी बनाया था तभी चावंड शैली का भी विकास हुआ था। और चावंड शैली का विकास महाराणा प्रताप के समय हुआ और चित्र बना था ढोला मारू का, जो वर्तमान के अंदर दिल्ली संग्रहालय में रखा हुआ है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और वैसे चावंड शैली का सर्वाधिक विकास तो अमर सिंह फर्स्ट के समय हुआ, और अमर सिंह फर्स्ट के समय में ही 1605 में निशारदीन द्वारा रागमाला ग्रंथ को चित्रित किया गया था, वो चावंड शैली की बात है, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, चावंड, ठीक है। हाँ ठीक है, बना देंगे। क्वेश्चन नंबर आपके सामने अगला, ये लीजिए, ये एक और बड़ा शानदार सा क्वेश्चन आया है, दीजिए जवाब फटाफट। हाँ, निम्नलिखित में से कौन हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के चंदावल दस्ते में शामिल थे। देखिएगा, आपको पता होगा मेवाड़ में सेना सजाने के 2 तरीके थे। एक तो हुआ करती थी हरावल सेना, यानी कि जो सबसे आगे हुआ करती थी। एक थी चंद्रावल सेना, जो कि पीछे और बड़ी सेना हुआ करती थी। पूछा यही जा रहा है कि उसी दस्ते में कौन शामिल थे। हल्दी घाटी युद्ध की बात करते हैं तो आप सब जानते हैं 18 जून 1576। हल्दी घाटी कहां पर है, तो याद रखिएगा राजसमंद में। हल्दी घाटी कहां पर है, राजसमंद। हल्दी घाटी युद्ध के संदर्भ में 3 बातें याद रखिएगा। एक तो इसे मेवाड़ की थर्मोपली किसने कहा है, ज्यादा कुछ नहीं तो इतना जरूर याद रखें कि हल्दी घाटी जो है इसे मेवाड़ की
थर्मोपली किसने कहा है? तो याद रखिएगा, हल्दी घाटी को मेवाड़ की थर्मोपली कहा है टोड ने। पूछा जाए हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा है? तो याद रखिएगा, अबुल फजल ने। किसने कहा है? अबुल फजल ने। पूछा जाए हल्दी घाटी युद्ध को गोगुंदा का युद्ध किसने कहा है? तो याद रखिएगा, बदायूनी ने। बदायूनी वही जिसने अपनी दाढ़ी को खून से रंगा था यहां पर। ठीक है, ये तीनों फैक्ट। अब आइए बात करते हैं कि चंदावल दस्ते में कौन शामिल थे। पुरोहित गोपीनाथ, राणा पुंजा, जयमल मेहता, हकीम खां शूरी, चारण जैसा चारण, या कृष्णदास चुंडावत। आप ये ढूंढिए कि कौन नहीं था। तो सिंपल सी बात है, जो चुंडावत हुआ करते थे ना, वो तो आप सब जानते हैं कि चुंडावतों को हमेशा हरावल सेना में ही रखा जाता था। मतलब इसका आंसर ये 6 तो शामिल नहीं है, कट कर दीजिए, 6 शामिल नहीं है। एक तो ये इंपॉर्टेंट बात होगी। ठीक है, आप कहेंगे सर हल्दी घाटी के युद्ध में एक मुस्लिम सेनापति थे हकीम खां सूरी, जो सबसे आगे थे। मतलब हकीम खां सूरी है, ये भी शामिल नहीं है। मतलब 4 और 6 शामिल नहीं है, 4 शामिल नहीं है, 4 शामिल नहीं है, 6 शामिल नहीं है। तो ऑप्शन बचा एक ही है, ऑप्शन बचा ही एक है। कौन कौन सा? 1 नंबर है इसमें, 2 नंबर शामिल थे, 3 नंबर शामिल थे, और आपके 5 नंबर शामिल थे। बस कई बार ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से हो जाते हैं, कई बार ऐसे क्वेश्चन ऑप्शन से भी हो जाते हैं। ठीक है, हाँ ठीक है, कई बार ऐसे क्वेश्चन ऐसे ऑप्शन से होते हैं, याद रखना। ठीक है, हाँ ये रहा फोर्थ। अच्छा, फोर्थ ऑप्शन नहीं, ये देखो। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 36। क्या कह रहा है देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 है कि हल्दी घाटी के युद्ध को निम्न में से किस विद्वान ने खमनोर का युद्ध कहा था? ये लीजिए, एक तो मेवाड़ की थर्मोपली याद रखनी है। मेवाड़ की थर्मोपली हल्दी घाटी युद्ध को टोड ने कहा था। हल्दी घाटी के युद्ध को ही गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? तो याद रखिएगा, बदायूनी ने। और यहां पर पूछा जा रहा है हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? तो याद रखिएगा, अबुल फजल ने। किसने कहा था? अबुल फजल ने, खमनोर का युद्ध। ठीक है, हाँ खमनोर राजसमंद में है, याद रखिएगा। और खमनोर की पहाड़ियों से तो नदी निकलती है ना, बनास। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 37। बताइए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की रक्षा किसने की थी? बताइए, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप के राज चिन्ह धारण करने वाले कौन थे? तो आप कहेंगे वो थे झाला बिंदा। याद रखिएगा, झाला अज्जा। झाला अज्जा ने किसकी रक्षा की थी? तो आप कहेंगे झाला अज्जा ने जिसकी रक्षा की वो है आपके सांगा। झाला अज्जा ने सांगा की रक्षा की थी। और झाला बिंदा ने किसकी रक्षा की है? तो याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महाराणा प्रताप। झाला बिंदा प्रताप, झाला अज्जा, याद रखिएगा सांगा। ठीक है, हाँ। ऑप्शन नंबर बी, रक्षा की थी, भामाशाह ने सहायता की थी। रक्षा और सहायता अलग होता है। अगला क्वेश्चन, लीजिए, ये वीडियो मेंस के अंदर क्वेश्चन आया। पूछा जा रहा है मारवाड़ में राठौड़ वंश के निम्नलिखित प्रारंभिक शासकों को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। मारवाड़ के जो प्रारंभिक शासक है ना, उनको देखिए। राव, पहले तो ये नाम थोड़ा सही कर लीजिएगा, सही क्या कर लीजिए, शिहा कर लीजिए। ये मारवाड़ के राठौड़ वंश के पहले शासक हैं राव सिहा। राव सिहा के बाद में उसका पुत्र है आस्थान या अस्थान। अस्थान के बाद में है दूहड़। दूहड़ के बाद में है रायपाल, फिर है करणपाल, फिर है जालनसी, फिर है छाड़ा, फिर है तीड़ा, फिर है सलका, उसके बाद में है आपके मलिनाथ, फिर है वीरमदेव, फिर है चुंडा। लेकिन हमें ढूंढना है केवल प्रारंभ के 4, यानी कि जो नाम दे रखे हैं वो बिल्कुल क्रम से हैं, 1 2 3 4, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ये सब सही क्रम है। ठीक है ना। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर है 39। क्या पूछ रहा है देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। मारवाड़ के राठौड़ वंश का संस्थापक कौन है? राव जोधा, राव बिक्का, राव शिहा या राव चुंडा? मारवाड़ के राठौड़ वंश का जो संस्थापक है वो आप सब जानते हैं कौन है, राव शिहा, 1240 ईस्वी में। ठीक है, राव बिक्का जो है, इन्होंने बीकानेर बसाया था।
क्या बसाया था? बीकानेर। राव जोधा है, इन्होंने जोधपुर बसाया था। इन्होंने क्या बसाया था? तो जोधपुर। राव चुंडा है, इन्होंने मंडोर को राजधानी बनाया था। मंडोर को राजधानी। ठीक है, तो यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके सी इज करेक्ट आंसर, राव सिंहा। राव सिंहा। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 40। देखिए क्या पूछा जा रहा है। पूछा जा रहा है फारसी इतिहासकार अबुल फजल बदायूनी और निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है? फारसी इतिहासकारों ने, हाँ, कि फारसी जो इतिहासकार है अबुल फजल जैसे बदायूनी जैसे निजामुद्दीन ने राजस्थान के किस शासक को हसमत वाला शासक कहा है? तो आप कहेंगे हसमत वाला शासक कह दीजिए, या फिर 52 युद्धों का विजेता कह दीजिए, या फिर हिंदू बादशाह कह दीजिए। शासक हैं कौन? याद रखिएगा मालदेव। ऑप्शन नंबर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, हसमत वाला शासक या फिर 52 युद्धों का विजेता। अच्छा, 52 युद्धों से याद रखिएगा 58 परगने जीते थे मालदेव ने। मालदेव जिन्हें कहा जाता है हिंदू बादशाह। हिंदू बादशाह। और इनके जो दो सेनापति थे ना, जेता और कुंपा, जेता और कुंपा, इनको कहा जाता है 99 युद्धों का विजेता। तो ऑप्शन नंबर है ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, और एक मारवाड़ का पितृहंता कहा जाता है। मारवाड़ का क्या है? पितृहंता। देखिए अभी तक हम इस सेशन में 3 पितृहंता पढ़ चुके हैं। एक तो प्रतिहारों का पितृहंता कौन है? मिहर भोज। मिहर भोज ने अपने पिता रामभद्र की हत्या की थी। दूसरा हमने पढ़ा है उदा। उदा जिसने अपने पिता कुंभा की हत्या की है। तीसरा आपके सामने है मालदेव, जिन्होंने अपने पिता गंगा की हत्या की है। ठीक है, तो यह है आपके मारवाड़ का पितृहंता। अगला अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। पूछा जा रहा है राजस्थान में मोटा राजा के नाम से कौन प्रसिद्ध है? मारवाड़ का सूरसिंह, मारवाड़ का उदय सिंह, मारवाड़ का जसवंत सिंह, मारवाड़ का गज सिंह। मारवाड़ का जो सूरसिंह है इसको तो सवाई की उपाधि है। सवाई की किसने दी थी? याद रखिएगा, अकबर ने। ठीक है, मारवाड़ का जो गज सिंह है इनको जो उपाधि है वो है दलखंबन की या दलथंबन की। ये उपाधि किसने दी है? तो याद रखिएगा ये उपाधि इनको मिली है जहांगीर द्वारा, सवाई की उपाधि मिली है अकबर द्वारा। और मारवाड़ का जो जसवंत सिंह है इनको उपाधि है महाराजा की। उपाधि देने वाला कौन है? तो याद रखिएगा शाहजहां। कौन है? शाहजहां। और मारवाड़ का जो उदय सिंह है दिखने में मोटे थे, इसीलिए अकबर ने कहा था इनको मोटा राजा। मोटा राजा किसके द्वारा दी गई है? याद रखिएगा अकबर द्वारा। ये लीजिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 42। पूछा जा रहा है उन 2 राजपूत नेताओं को पहचानिए जिन्होंने मालदेव के विरुद्ध शेरशाह सूरी से गठजोड़ किया था। शेरशाह सूरी की सहायता की थी। युद्ध तो आपको दिमाग में आ गया होगा, कौन सा युद्ध? गिरी सुमेल का युद्ध। गिरी सुमेल 1544। शेरशाह सूरी हारते हारते जीत गया, इसीलिए कहा था बोलियो सूरी राज यूं गिरी घाट गमशान, मुट्ठी पर बाजरी खोदे तो हिंदवान। ये वाक्य कहा था किसने? शेरशाह सूरी गिरी सुमेल के युद्ध में। इसी युद्ध के अंदर शेरशाह सूरी की सहायता करने वाले कौन कौन थे? तो आप कहेंगे राव लूणकरण या जेत सिंह नहीं, राव लूणकरण या राव कल्याणमल नहीं, वीरमदेव और कौन? राव कल्याणमल। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43। पूछा जा रहा है राजस्थान के निम्नलिखित शासकों में से किसे 1576 में चंद्रसेन के दमन हेतु मुगल सेना के साथ भेजा गया था? देखिएगा 1576 में 2 बातें हैं। 1576 के अंदर प्रताप के खिलाफ तो अकबर ने भेजा था किसे? मानसिंह को। प्रताप के खिलाफ किसे भेजा था? मानसिंह कछावा को। 1576 के अंदर ही चंद्रसेन के खिलाफ किसे भेजा था? तो आप कहेंगे बीकानेर के राय सिंह को। और प्रताप और चंद्रसेन दोनों ही जिन्होंने आजीवन कभी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। तो प्रताप के खिलाफ तो भेजा था मानसिंह कछावा को, और चंद्रसेन के खिलाफ भेजा था राय सिंह राठौड़ को, बीकानेर के शासक। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 44। चंद्रसेन अपने राज्य की आम जनता में लोकप्रिय थे। देखिए वैसे जो चंद्रसेन हैं इन्हें कहा जाता है मारवाड़ का प्रताप। मारवाड़ का प्रताप। इन्हें कहा जाता है प्रताप का अग्रगामी। प्रताप का अग्रगामी।
याद रखिएगा। और चंद्रसेन को कहा जाता है भिल्ला बुसरा राजा, याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, भुल्ला बिसरा राजा। भुल्ला बिसरा राजा भी किसे कहा जाता है? चंद्रसेन को। क्वेश्चन ये है कि ये आम जनता में ये लोकप्रिय थे, क्यों? क्योंकि इन्होंने महाजन जो वर्ग है ना, व्यापारी महाजन वर्ग, इनसे धन लूटा था, बस इस वजह से ये क्या हो गए थे, जनता में थोड़े ये लोकप्रिय हो गए थे। क्योंकि जिस प्रकार महाराणा प्रताप ने अपने भाइयों का विरोध सा वनों में रहे, उसी प्रकार चंद्रसेन रहे थे, ठीक है। तो महाजन वर्ग से धन की लूट की थी इन्होंने। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि महाराणा प्रताप और चंद्रसेन दोनों ही वीर है जी, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन प्रसिद्ध आज महाराणा प्रताप ज्यादा है, चंद्रसेन नहीं है। क्यों? तो इसकी एक बहुत बड़ी वजह है। चलिए आगे, अगला क्वेश्चन है हमारे लिए कि मुगलों से निरंतर संघर्ष में रहने वाले मारवाड़ के शासक का नाम बताइए। मुगलों से निरंतर संघर्ष, मुगलों से निरंतर संघर्ष, मेवाड़ में तो थे प्रताप, मुगलों से निरंतर संघर्ष मारवाड़ में थे चंद्रसेन। कौन थे? चंद्रसेन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, चंद्रसेन। हाँ बिल्कुल, हाँ, पोखरण का जो किला है ना वो बेच दिया था, राय भाटी को दिया था, आर्थिक तंगी आ गई थी ना, इसीलिए। चलिए अगली बात, दुर्गादास राठौड़ ने मारवाड़ के किस शासक को गद्दी पर बिठाने में सहयोग दिया? सहयोग क्या दिया? वीर दुर्गादास राठौड़ ने अजीत सिंह को मारवाड़ की गद्दी पर बैठाने के लिए जो संघर्ष किया था 30 वर्षों का, उसे इतिहास में 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता है। 30 वर्षीय युद्ध किसने? वीर दुर्गादास राठौड़ ने। और वीर दुर्गादास राठौड़ मारवाड़ के अणबिंदिया मोती हैं ये। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अजीत सिंह, याद रखिएगा। अजीत सिंह को राजा बनाने के लिए वीर दुर्गादास राठौड़ ने 30 वर्षों तक जो संघर्ष किया था, उसे इतिहास में 30 वर्षीय युद्ध कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। हाँ, अजीत सिंह, जिसे डॉक्टर G.H. ओझा, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने कहा है कि ये कान का कच्चा है, इसीलिए तो लोगों की बातों में आकर उस बंदे को अपनी देश से बाहर निकाल दिया जिसने 30 वर्षों तक संघर्ष किया था राजा बनाने के लिए। अजीत सिंह ने राजा बनते ही दुर्गादास राठौड़ को बाहर निकाल दिया था। चलो आगे क्वेश्चन ये लीजिए, बताइए, ये एक और अच्छा सा क्वेश्चन आया, बताइए। इतिहासकार G.S. ओझा, गौरीशंकर हीराचंद ओझा के अनुसार मत्तीरे की राड़ नामक युद्ध कब लड़ा गया? ये इंपॉर्टेंट है भाई, याद रखिएगा, ठीक है। मत्तीरेरी राड़, मत्तीरेरी राड़, वैसे पश्चिमी क्षेत्र में राड़ ही वे, युद्ध तो कम ही वे। ये जो मत्तीरेरी राड़ है ये लड़ा गया है 1644 में। किन किन के मध्य लड़ा गया था? तो याद रखिए, एक तो थे आपके नागौर के शासक, कौन? अमर सिंह राठौड़, और सामने थे बीकानेर के शासक, नाम है करण सिंह राठौड़। अमर सिंह वर्सेज करण सिंह, इन दोनों के मध्य जो युद्ध लड़ा गया था वो है आपके कौन सा? मत्तीरे की राड़। और कब हुआ? तो याद रखिएगा 1644, ऑप्शन नंबर बी 1644, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 48। पूछा जा रहा है, सुमेल युद्ध में शेरशाह सूरी का मुकाबला राव मालदेव के किन दो सेना नायकों से हुआ था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, घोरा और जो बादल हैं ये तो है रावल रतन सिंह के सेनापति, याद कर लीजिएगा, रावल रतन सिंह के सेनापति, और ये शहीद हुए थे 1303 के अंदर। आक्रमण हुआ था आक्रमण हुआ था अलाउद्दीन खिलजी। आला और उद्दल कौन है? तो याद रखिएगा, आला और जो उद्दल हैं वो है आपके परमर्दी देव चंदेल के, परमर्दी देव चंदेल के। और ये जिस युद्ध में शहीद हुए थे वो था आपके मोहब्बा का युद्ध 1182 के अंदर। कौन सा था? मोहब्बा, पृथ्वीराज तृतीय का आक्रमण। रणमल और जो रत्तीपाल है ये हुआ करते थे आपके किसके? तो हमीर देव चौहान के, हमीर देव चौहान के। और ये शहीद हुए थे 1301 में, जब अटैक हुआ था एके का अलाउद्दीन खिलजी। और शेरशाह सूरी से गिरी सुमेल के युद्ध में जो वीर गति को प्राप्त हुए थे मालदेव के सेनापति, उनका नाम है जेता और कुंपा। 1544 में गिरी सुमेल, और अभी हमने पढ़ा 1644, याद रखिएगा, मत्तीरे की राड़, ठीक है। यानी कि यहां पर जो ऑप्शन है वो है आपके डी इज करेक्ट आंसर, जेता और कुंपा, ठीक है। हाँ, मोहब्बा का युद्ध वो पाहेबा साहेबा का युद्ध दूसरा है,
वो 1541-42 में लड़ा गया था ना, वो तो मालदेव और बीकानेर के शासक के मध्य है, और ये एक अलग है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगला। अगला है हाँ, सही कर देता हूं। ये जो शब्द है ये आपके है गिंगोली। गिंगोली जो स्थान है परबतसर, परबतसर जो स्थान है नागौर जिले में, का युद्ध 1807 में लड़ा गया था किन किन के मध्य। आप सब जानते होंगे ये एक विवाद है। कृष्णा कुमारी मेवाड़ के शासक थे भीम सिंह सिसोदिया, उनकी जो पुत्री है आपके कृष्णा कुमारी, उसको लेकर एक विवाद हुआ था और उसी विवाद के तहत ये युद्ध लड़ा गया। कौन सा? गिंगोली का युद्ध परबतसर। किन किन रियासतों के मध्य? तो आप कहेंगे जयपुर के जगत सिंह और जोधपुर के मान सिंह। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 50। पूछा जा रहा है आपको, राव जोधा ने किस वर्ष में जोधपुर नगर की स्थापना की थी? राव जोधा ने जोधपुर कब बसाया था? देखिए जोधपुर, जयपुर, अजमेर और बीकानेर, ये चार तो आपको हमेशा याद रखने हैं। जोधपुर है आपके 1459 राव जोधा, और लगे हाथ याद कर लीजिए ये भी। उदयपुर, उदयपुर 1559 उदय सिंह। ठीक है, 1559 में उदयपुर उदय सिंह, जोधपुर 1459 राव जोधा, जयपुर 1727 सवाई जयसिंह। किसके द्वारा बसाया गया? सवाई जयसिंह द्वारा। अजमेर 1113 1113 ईस्वी में अजय राज द्वारा। और बीकानेर बसाया गया है 1488 ईस्वी के अंदर राव बिक्का द्वारा। तो ये आपको याद रखने ही रखने हैं। ठीक है, अच्छे क्वेश्चन है। यहां से यहां पर जो है वो है बी इज करेक्ट आंसर 1459। ठीक है, 1459। चलिए ठीक है, आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन देखिए। तो ये सारे याद हो गए ना, यही याद करना है फटाफट। याद रखिएगा, उदयपुर जिसे कहा जाता है आपके जिलों की नगरी, जोधपुर जिसे कहा जाता है सन सिटी, जयपुर जिसे कहा जाता है गुलाबी नगरी। आप कहेंगे सर उस हिसाब से तो जोधपुर को कहते हैं नीला शहर, ब्लू सिटी। उदयपुर को बोलते हैं व्हाइट सिटी, सफेद शहर। बिल्कुल, ये लीजिए, उदयपुर सफेद शहर, जिलों की नगरी, जोधपुर सन सिटी, नीला शहर, ब्लू सिटी। जयपुर है आपके गुलाबी नगरी। अजमेर जो है वो है आपके तीर्थ नगरी, और वैसे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सांप्रदायिक सद्भावना की नगरी कहा जाता है। बीकानेर को कहा जाता है ऊन का घर और ऊंटों का देश, ऊंटों का देश, याद रखिएगा। ठीक है, हाँ।